हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे टाइटल स्लाइड से देखकर ही आप पहचान गए होंगे कि आज जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। एक सब टॉपिक है इस टॉपिक का, इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक का, जो कि आपके जेके एसएसबी कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशंस में टेक्निकल सिलेबस का एक पार्ट है। राइट। सिलेबस डिस्कशन हमने फर्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में किया था। करेक्ट। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि चार आपके पास जो है बेसिकली टॉपिक्स दिए हुए हैं सिलेबस में। ठीक। मॉड्यूलेशन है, कम्युनिकेशन है, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और फाइनली आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है। देन आई कंटिन्यूड विद सेइंग कि हमारे पास उनको समझने के लिए इलेक्ट्रिसिटी के फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, तो इसीलिए हम स्टार्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी से करने वाले थे और हमने इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट भी किया। देन हमने इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस डिस्कस किए, हमने करंट को समझा, वोल्टेज, पावर, ये सब चीजें समझी, इलेक्ट्रिकल यूनिट्स को समझा। अब जो हमारे पास फर्दर सब टॉपिक है इसी यूनिट का, ठीक है, दैट इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। राइट, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सो आई गेस टुडे इज थर्ड और फोर्थ लेक्चर प्रोबेबली, और हम कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है ऑफ द ट्रैक फ्रॉम द टॉपिक ये बता रहा हूं कि ये जो एक दो वीडियोस हो सकती हैं, दो तीन लेक्चर्स हो सकते हैं, ये प्रोबेबली ओपनली यूट्यूब पे भी आपके सामने आ जाए। ठीक है, एक टॉपिक ये हो सकता है, एक दो टॉपिक्स रैंडम से कोई टॉपिक्स हम यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। तो फॉर द कैंडिडेट्स आउट देयर टू नो कि हमारे पास जो है टेलीकम्युनिकेशन का एक प्रॉपर टेक्निकल सिलेबस का एक प्रॉपर इन डिटेल कोर्स चल रहा है। और फिर उसके बाद द स्टूडेंट दोज विल बी इंटरेस्टिंग टू कैरी ऑन विद दिस टॉपिक, वो हमारे पास स्टडी नॉर्म ऐप में जाके एनरोल करके वहां पे जो आपके कोर्स का रिलेवेंट कोर्स का जो हेडिंग होगा उस पर ब्राउज करके आप वो कोर्स परचेज करके इसको फुल एक्सेस में देख सकते हो। होगा क्या, ऐप में आपको ये पीपीटीज मिल जाएंगी, आपके पास नोट्स की प्रॉपर एक नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा, आपके पास रेगुलरली टेस्ट होंगे, एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, हम कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हमारा जो मटेरियल रहेगा वो लेटेस्ट जो जेके एसएसबी ने जो अपने इसको लेवल को इवॉल्व किया है, इंक्रीज किया है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम इस सब्जेक्ट को जो चलाते जाएंगे वही हमारे पास उस ऐप में आपको मिल जाएगा। सो स्टडी नॉर्म्स ऐप में जाके आप अपने रेलेवेंट कोर्स में एनरोल होके इस पूरे के पूरे टेक्निकल सिलेबस को आप वहां पर देख सकते हैं, वहां पर पढ़ सकते हैं। और एंड आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि ये वन स्टॉप शॉप होगी आप सबके लिए। राइट, वन स्टॉप शॉप मतलब आपने टेक्निकल सिलेबस यहां से हमसे कवर कर लिया, तो आई डोंट थिंक देयर वुड बी एनी नीड फॉर यू टू रेफर टू सम अदर सोर्स। बुक्स, ऑब्वियसली बुक को तो रेफर करना पड़ेगा, बट किसी और लेक्चर को, किसी और वीडियो को, आई डोंट थिंक यू विल बी नीडिंग एनी ऑफ दोस थिंग्स once you be with us through this entire course. Right, so let's just get started. Conductors and insulators. कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स को थोड़ा डिस्कस करते हैं, लेकिन उनको डिस्कस करने से पहले हम एक स्टेप पीछे आते हैं और हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक मटेरियल को कंडक्टर भी बना दे और इंसुलेटर भी बना दे। भाई एक मटेरियल है आपके पास, ठीक है, आपके पास एक मटेरियल है, राइट। अब वो मटेरियल कंडक्टर क्यों है, वो मटेरियल इंसुलेटर क्यों है? भाई मटेरियल ऐसा तो है नहीं, हो नहीं सकता कि मटेरियल सुबह जागा और बोला कि भाई आज मेरा मूड तो कंडक्ट करने का, मैं इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दूंगा, लेट्स बी ए कंडक्टर फॉर द डे। ऐसा तो होने वाला नहीं है। या इंसुलेटर भी कुछ ऐसा बोले, तो ऐसी कौन सी चीज है फंडामेंटली, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जो एक मटेरियल को कंडक्टर भी बनाए और एक मटेरियल को इंसुलेटर भी बनाए? वंस अगेन आई एम गिविंग अ डिस्क्लेमर कि जो टेक्निकल बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं उनको लग सकता है कि भाई हमने ये सब पढ़ा हुआ है, ये सब बोरिंग हो रहा है, मोनोटोनस हो रहा है। बट अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, हमने उनको भी कंसिडरेशन में रखना है जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं। हम डायरेक्टली कंडक्टर की डेफिनेशन और इंसुलेटर की डेफिनेशन बता के इस टॉपिक को रैप अप नहीं करने वाले। दैट वुड बी अ ग्रेव इनजस्टिस टू द स्टूडेंट्स जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, राइट। हमने एक प्लेटफॉर्म सेट करना है भाई, प्लेटफॉर्म सेट करना है जिसपे आप सब लोग कुछ लेक्चर्स के बाद इक्वली रिलेट कर पाए। ऐसा नहीं कि टेक्निकल वाले तो चलते जा रहे हैं एमसीक्यू सॉल्व करें और नॉन टेक वाले बेचारे समझ ही नहीं पा रहे। तो जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आए हैं, वी हैव टू मेक श्योर कि उनको समझ आए कि हम कर क्या रहे हैं। सही है, तो चलिए, ठीक है। और ऑब्वियसली जो जेके एसएसबी का जो नया पैटर्न है, जो रिसेंटली पेपर्स हो रहे हैं,
आप देखें एक अप्रोर मचा हुआ है स्टूडेंट्स में। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि प्रोटेस्ट करेंगे, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ट्यूशन सेंटर्स हमारा हमारा कंसर्न रेज नहीं कर रहे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट नेवरदलेस जो जेके एसएसबी का न्यू पेपर, जो नया एक ट्रेंड चल पड़ा है, जो नया पेपर का स्टाइल है उनका पूछने का, वो क्या कर रहे हैं, वन लाइनर्स की जगह स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और उन्हीं स्टेटमेंट में कंफ्यूजिंग जो है पार्ट्स डाल के बच्चे को या तो टाइम बच्चे से ज्यादा लगवा रहे हैं एक क्वेश्चन में, या तो बच्चे को कंफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने भाई एक प्लेटफॉर्म सेट करना है जो सबके लिए, जो सबको लेके इक्वली आगे चलता जाए। चलिए भाई, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, राइट। भाई मैटर क्या है, एनीथिंग दैट हैज वेट एंड possesses some space is known as matter, ये तो आप सबको मालूम है। तीन किस्म का हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। मैटर तीन टाइप्स का हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। ठीक है, अब मैटर किस चीज का बना होता है, सबसे बेसिक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक जो है मैटर का, वो क्या है भाई, एटम। एटम, ठीक है, एटम इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर, ठीक है, जिससे सारी चीजें बनी हुई है। मैं बना हुआ हूं, आप बना हुआ है, मेरे हाथ में ये पेन बना हुआ है, बोर्ड बना हुआ है, जिस चीज पे आप देख रहे हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है भाई, एटम। ठीक है, अब इस एटम को बेसिकली कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स को समझने के लिए हमें एटम की थोड़ी डेप्थ में जाना पड़ेगा। ठीक है, बोहर जनाब जो थे ये एक साइंटिस्ट थे भाई। ठीक है, बोहर जो थे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक मॉडल सजेस्ट किया जिसको बोलते हैं हम बोर्स मॉडल। ठीक है, ये वाला मॉडल जो है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है एटम को समझने के लिए करंटली, मे बी शायद कल को कोई और नया मॉडल आ जाए। करंटली मॉडर्न फिजिक्स में बोर मॉडल जो है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। अब होता क्या है, बोर मॉडल क्या कहता है, कहता है कोई भी एटम उठा के देख लीजिए, कोई भी एटम, भाई ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन का एटम कार्बन के एटम से अलग होगा या कार्बन का एटम ऑक्सीजन के एटम से अलग होगा। अलग होगा तो सिर्फ इस लेवल में अलग होगा कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। नंबर्स क्वांटिटी के एतबार से अलग हो सकता है, बट जो उसका जो एक उसके जो फिनोमिना है उसके अंदर होने वाले, उसके अंदर जो प्रोसेसेस होने वाले हैं वो सारे के सारे एटम्स के सेम हैं। तो देखिए भाई, मैं सबसे पहले एक न्यूक्लियस ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक न्यूक्लियस है जिसको मैं एन लिख रहा हूं। न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूट्रॉन्स हैं, एन से आप न्यूट्रॉन्स मान लीजिए। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ही क्या है भाई, न्यूट्रॉन्स। ठीक, न्यूक्लियस के अंदर ही फिर क्या है, प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स का बेटा क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव। क्या चार्ज होता है प्रोटॉन का, पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या है, प्रोटॉन्स के बाद न्यूक्लियस से बाहर शेल्स होते हैं। क्या होता है बेटे, शेल्स। जिनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं, ऑर्बिट्स। ठीक है, क्या कहते हैं भाई, ऑर्बिट्स। ठीक, या शेल बोल लो। ये जो ऑर्बिट्स हैं, आप इमेजिन करिए पूरे का पूरा जो एटम है ये हमारे सोलर सिस्टम की तरह है। ये सन है, ये सन है भाई। सन के इर्द गिर्द अगर ऑर्बिट है तो ऑर्बिट में ट्रेवल करने वाला प्लेनेट भी होना चाहिए। भाई सन है, सन के इर्द गिर्द ऑर्बिट है तो ऑर्बिट पे रहने वाला मार्स भी चाहिए, विनस भी चाहिए, मरकरी भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए, जुपिटर भी चाहिए, है ना। तो इसी तरीके से बेटा मेरे पास इस शेल पे जो प्लैनेट्स हैं उनको मैं इलेक्ट्रॉन्स बोलूंगा। क्या बोलूंगा भाई, इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव। एक, अब बोर मॉडल क्या कहता है, कहता है नॉर्मली, नॉर्मल सिनेरियो में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज मैं यहां पे 4 बना लेता हूं, एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उतने ही प्रोटॉन्स उसके अंदर होंगे। मतलब अगर यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मैं यहां पे 6 प्रोटॉन्स लिख रहा हूं। प्रोटॉन्स कितने होंगे बेटा, 6। अगर तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 8 प्रोटॉन्स होंगे। अगर तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 10 प्रोटॉन्स होंगे। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। भाई नोट्स बनाते जाइए साथ साथ में, ये सब्जेक्ट आपकी जीएस की तरह नहीं है।
ये सब्जेक्ट जो है वो आपके जीएस की तरह नहीं है कि बस आपके पास फैक्चुअल डेटा आ गया कहीं से और आपने जो है उसको रट लिया। ये कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स हैं, ये आपको हर स्टूडेंट को अपने लेवल के हिसाब से, अपने वर्डिंग के हिसाब से, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिखना पड़ेगा, राइट। तो नोट्स बनाते जाइए साथ में, मैं तभी स्पीड इतनी स्लो रख रहा हूं, ठीक है। ये तो इवेंचुअली आपको मिल ही जाएंगे, बट स्टिल एक ब्रीफ रिवीजन के लिए एट द वेरी लास्ट मोमेंट आपके नोट्स बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि ये जो मेरे पास एटम है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्या है भाई? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कब? जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा तो इस पे कोई नेट चार्ज नहीं होगा, ना ये एटम पॉजिटिव होगा ना ये एटम नेगेटिव होगा, न्यूट्रल होगा, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी है। ठीक है, ये बात समझ आई? एक बात तो ये होगी। दूसरी बात कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो मैंने लिखा हुआ है a shell can carry maximum of 2n square, 2n square number of electrons। 2n square number of electrons बोले तो देखिए ये शेल है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इंटू एन का स्क्वायर। एन क्या है? एन क्या है भाई? ये वाला एन क्या है? एन इज इक्वल टू nth नंबर ऑफ शेल। एन इज इक्वल टू nth नंबर ऑफ शेल, मतलब ये शेल का कौन सा नंबर है? पहला शेल है ये पहला शेल है, तो 2n स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? 2 इंटू, भाई ये पहला शेल है तो n इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर तो कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम? मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इस वाले शेल में? 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2, तो इसमें दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसका मतलब सबसे पहले शेल में दो ही इलेक्ट्रॉन्स। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। आइए बाहर वाले शेल में जो दूसरा शेल है इसमें देखते हैं। 2 इंटू एन का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये सेकंड शेल है तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 टू जार 4, 4 टू जार 8, तो 8 नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं सेकंड शेल में। मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, जरूरी नहीं कि 8 के 8 ही होंगे, 8 से कम हो सकते हैं या 8 के बराबर हो सकते हैं, मैक्सिमम 8, 8 से ज्यादा नहीं। थर्ड शेल जो आएगा आपका, जो थर्ड शेल आएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 3 जार 9, 9 टू जार 18, तो थर्ड शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा आपके? 18। ठीक है, तो पहले वाले शेल में 2 मैक्सिमम, सेकंड वाले शेल में 8 मैक्सिमम, थर्ड वाले शेल में 18 मैक्सिमम, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फॉर्मूला यही लगेगा 2 इंटू एन का स्क्वायर, राइट। तो मेरे पास क्या है? शेल कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 2n स्क्वायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई यहां तक क्लियर है? अब हमारा जो है मेन कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है। अब ये जो न्यूक्लियस था इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स भी हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिख लेता हूं। ये न्यूक्लियस है भाई, ठीक है। इसके अंदर मैं लिख रहा हूं कि इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं, सही है। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फॉर एग्जांपल पहला शेल है तो मैक्सिमम 2, दूसरा शेल है तो मैक्सिमम 8 या 8 से कम, 4 बना लेते हैं। देखना, अब ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज हैं, ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है। अनलाइक चार्जेस हैं, अट्रैक्ट करेंगे। मतलब मैं कह सकता हूं कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। न्यूक्लियस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, जितना डिस्टेंस कम होगा, जितना जो है बेटा डिस्टेंस कम होगा, उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। जितना ये डिस्टेंस कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी, उतनी जोर से खींचेगा। और जितना डिस्टेंस ये बढ़ता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। मतलब समझो इस बात को अब जो मैं कहने वाला हूं।
जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है और जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इस पे सबसे ज्यादा फोर्स लगेगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के सबसे करीब है। जब सबसे ज्यादा फोर्स लगेगी तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये न्यूक्लियस से सबसे टाइटली, मतलब मोस्ट टाइटली बंधा हुआ है, रेस्ट्रिक्टेड है भाई, हिल नहीं सकता भाई। मैंने एक बंदे को पकड़ के रखा हुआ है, बिल्कुल बाजू के कस के रखे हुए, पकड़ के रखा हुआ है, वो कहीं जाना चाह रहा है, जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने उसे बिल्कुल एकदम कस के रखा हुआ है। तो उसमें एनर्जी कहीं और जाने की कम है, ऑलमोस्ट जीरो। क्यों? क्योंकि मैंने इसे टाइटली बांध के रखा हुआ है। भाई बात समझ आ रही है? ठीक है। तो मैंने क्या किया, उस बंदे को टाइटली बांध के रखा हुआ है, इतनी टाइटली कि कहीं जा ही नहीं सकता। तो उसमें एनर्जी क्या है? कम है। तो न्यूक्लियस ने इन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत टाइटली पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस शेल से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि इनमें एनर्जी कम है, एनर्जी बिल्कुल कम है। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के चुंगल से बाहर निकल के नहीं जा सकते। बात समझ आ गई? ठीक है। तो यही मैंने यहां बोला है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। भाई बात समझ आ? ठीक है। अब लेकिन जैसे शेल का नंबर बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो मेरे पास जैसे बढ़ता जाएगा तो अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कम होती जाएगी। मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन्स दूर होते जाएंगे, उनके पास एनर्जी कहीं और जाने की ज्यादा होगी। भाई सही है? ठीक है ना भाई? उनके पास एनर्जी कहीं और जाने की ज्यादा होगी। इसका मतलब अगर यहां पे एक और शेल है, अगर यहां पे एक और शेल है मान लीजिए, ठीक है, और उस पर भी यहां पे ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं, इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगी एज कंपेयर टू दीज इलेक्ट्रॉन। ये आराम से कहीं आ जा सकते हैं, आ जा सकता मतलब ये शेल को छोड़ के जा सकते हैं। भाई बात समझ आई? ठीक है। ठीक है। यही पॉइंट मैंने यहां पे समझाया कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द शेल फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन। ठीक है। फ्रॉम द न्यूक्लियस आएगा भाई यहां पे, नॉट इलेक्ट्रॉन। यहां पे फ्रॉम द न्यूक्लियस आएगा। ठीक है। न्यूक्लियस कर दो। ठीक है। फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से वो शेल जितना दूर होगा उसके पास एनर्जी उतनी कम होगी, और न्यूक्लियस के वो शेल जितना करीब होगा उसके, सॉरी दूर जितना होगा, एनर्जी उतनी ज्यादा होगी कहीं भी जाने की इलेक्ट्रॉन के पास। और शेल जो है न्यूक्लियस के जितना करीब होगा उसके पास एनर्जी उतनी कम होगी। भाई बात समझ आई? अब देखिए, ठीक है, एक बंदा है, ठीक, वो बिल्कुल पहाड़ की एक टिप पे खड़ा है, पहाड़ की पीक पे एक टिप पे खड़ा है। ठीक है। एक टिप पे खड़ा है, मान लीजिए बस गिर नहीं रहा बट गिरने वाला है। थोड़ा सा अगर उसे पुश लगे वो गिर जाएगा, और कोई बंदा पीछे से आया, उसने पुश कर दिया और वो बंदा आगे टिप ऑफ करके गिर गया। बात समझ आई? अब वो जो बंदा टिप पे खड़ा था, उसके पास कुछ तो एनर्जी ऑब्वियसली अपनी थी, वो चाहता तो कूद जाता, लेकिन उसके बाद भी उसको एक छोटे से पुश की जरूरत थी ताकि वो अपनी जगह से निकल जाए। ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन का वही सीन है, सेल में तो रहेगा लेकिन हल्की एनर्जी अभी भी इसके पास बहुत ज्यादा है, लेकिन थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत है कि अगर बस वो मिल जाए तो एकदम से यहां से निकल के शेल से बाहर। ठीक है भाई, शेल से निकल के बाहर। ये वाला इलेक्ट्रॉन वो नहीं कर सकता। ठीक है। आप उसको जितनी मर्जी एनर्जी दो, या फिर अगर करेगा भी तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी इसको ताकि यहां से फिर निकल सके। ये तो पहले अनस्टेबल सा है। ठीक है। इसको थोड़े से पुश की जरूरत है, निकल के भाग जाएगा, बिल्लू तुम्हारी जेल से फरार। ठीक है भाई, इसका वही सीन है, इसका सीन जो है बिल्लू वाला सीन है। और जितना शेल बढ़ाते जाओगे वो इलेक्ट्रॉन्स बिल्लू बनते जाएंगे भाई, वो थोड़ा सा पुश लगेगा भाग जाएंगे। अब देखिए, वो जो इलेक्ट्रॉन जिसको एनर्जी मिली और वो शेल से बाहर निकल गया, अब उसका इस पूरे एटम के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो फरार है। वो बोल रहा है कि मैं बिल्कुल फरार हूं, फ्री हूं, अपनी मर्जी का मालिक हूं, मेरा इस एटम से कोई लेना देना नहीं। वो इलेक्ट्रॉन कहलाया जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाया जाता है भाई? फ्री इलेक्ट्रॉन। मान लो मैंने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, एनर्जी दी, डेल्टा ई एनर्जी दी। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के भाग जाएगा और यहां पे आ जाएगा। ठीक है। शेल से बाहर निकल के, इसको मैंने एनर्जी दी और इस शेल से बाहर निकल के बिल्कुल एटम से इसने खुद को अलग कर दिया, बोला तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। इस इलेक्ट्रॉन को अब मैं बोलूंगा फ्री इलेक्ट्रॉन। भाई बात समझ आई? ये होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है।
अब रिवाइंड करो जो हमने कल लेक्चर पढ़ा था, मैंने आपको बोला था एक वायर ली, उसको मैंने पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज दिया, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे। भाई वो जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे वो तो फ्रीली मूव कर रहे हैं, एक एटम से दूसरे एटम, दूसरे एटम से तीसरे एटम, और चल चल के वायर से बाहर निकल के कंडक्टर के थ्रू बैटरी तक जा रहे हैं। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं? ये वाले। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है तभी तो फ्रीली मूव कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ही बंधा हुआ हो न्यूक्लियस से तो वो कहां जाए बेचारा, है ना भाई। आप में से कुछ दोस्त होंगे जिन पे रेस्ट्रिक्शंस ऐसी होती हैं कि भाई तो कहीं तो जाने के लायक ही नहीं छोड़ा हमें, तो क्या करें। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे हैं रेस्ट्रिक्शंस कोई नहीं, अभी यहां अभी वहां चाय पियेंगे, वहां पिज्जा खाएंगे, वहां बर्गर खाएंगे, ठीक है ना भाई। तो मेरे पास ये वही इलेक्ट्रॉन है जिन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उन्होंने खुद को जुदा कर दिया, अलग कर दिया, भाई कोई रिश्ता नहीं एटम के साथ, बाहर निकल गए, अब हम फ्रीली घूमेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन बन गए फ्री इलेक्ट्रॉन। यही वो इलेक्ट्रॉन है जो पोटेंशियल डिफरेंस देने पे कंडक्टर में मूव करते हैं और करंट बनाते हैं। जिस पे इलेक्ट्रॉन की हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम तक कि भाई ये ट्रेवल इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, वो यही वाले इलेक्ट्रॉन हैं भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। तो इसका मतलब क्या देखा अभी तक हमने, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो बेटा ये जो है यही समझाया, जो ये लिखा हुआ है यही मैंने आपको समझाया, ठीक है। चलिए आगे। ठीक है, चलिए ये डायग्राम से पहले मैं चाह रहा हूं कि आप मेरे हाथ की डायग्राम समझे, ठीक है, थोड़े से मेरे टेस्ट की रेसिपी आप देखिए भाई, फिर उसके बाद हम डायग्राम पे आएंगे। देखिए मेरे पास, देखिए ये शेल था, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये शेल था, ये जो सबसे बाहर वाला शेल होगा, जो सबसे बाहर वाला, मान लीजिए ये, यहां पे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहां पे भी होंगे, चलिए मैं 4 बना लेता हूं, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, 4 बना, 5 बना लो, 6 बना लो, लेकिन 8 से ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। जो सबसे आउटर मोस्ट, अभी तो मैं यहां पे इजी करने के लिए 2 बना रहा हूं, अदरवाइज 3 शेल, 4 शेल, 5 शेल कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होगा इसको बोलते हैं वैलेंस शेल, वैलेंस शेल, क्या बोलते हैं भाई इसको, वैलेंस शेल। सबसे आउटर मोस्ट जो शेल होगा बेटा इसको बोलते हैं वैलेंस, VALENCE, वैलेंस शेल, ठीक है, सही। और जो सबसे आउटर मोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब सबसे बाहर वाले शेल पे हैं, अभी फ्री नहीं हुए लेकिन सबसे बाहर वाले शेल पे हैं, मतलब इनके पास एनर्जी जो है काफी ज्यादा है, थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए और निकल जाएंगे, सही है। तो वैलेंस शेल सबसे बाहर वाला शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स। देखना भाई, मान लीजिए मैंने, अभी पहले ऐसा समझिए, ये वाला एक शेल है जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसमें कुछ एनर्जी लेवल है, ये वाला ग्रीन, इसको मैं इस शेल्स को ना कोई और कलर देता हूं ताकि डायग्राम थोड़ी मेरे पास रिलेटेबल बन जाए। ये दे देते हैं पिंक, पिंक है मजेंटा है, पता नहीं क्या है, गर्ल्स बता सकती हैं क्या है, मुझे तो पिंक लगता है। पिंक की भी अलग अलग ये फिर शेड्स हैं, कोई बेबी पिंक है, कोई कुछ और पिंक है, एनीवेज। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब देखना भाई, ये ग्रीन कलर वाला जो शेल है ये इसकी एनर्जी है, जो इस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है, उस एनर्जी का एक एनर्जी को मैंने एक बैंड की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, जो एनर्जी है उसको मैंने एक बैंड की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, ठीक है। इसको मैं शेल S=1 लिख देता हूं ग्रीन कलर से, S=1 लिख देता हूं, मतलब पहला शेल है ये, ठीक है। उसके बाद S=2 लिख देता हूं जो कि वैलेंस शेल है, ठीक है, वैलेंस शेल है। अब ये S=1 है मेरे पास,
एस इज इक्वल टू 1 की जो एनर्जी थी उसको मैंने एक बैंड से रिप्रेजेंट किया और इसको मैंने लिखा एस इज इक्वल टू बैंड का एनर्जी, एनर्जी बैंड या एनर्जी, हाँ एनर्जी बैंड रख दो, ठीक है, एनर्जी बैंड। थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको ताकि डायग्राम ऊपर तक आ जाए, ऐसे भी आ जाएगी। उसके बाद मेरे पास ये है वैलेंस शेल, ठीक है, वैलेंस शेल, इसका एनर्जी बैंड बना ले, देखना एनर्जी बैंड ऐसे ऐसे इक्वल टू 2 का एनर्जी बैंड। अभी ड्रॉ मत कीजिएगा भैया, इसको थोड़ा चेंज भी करना है साथ साथ। एस इक्वल टू 2 का एनर्जी बैंड, ये एस इक्वल टू 1 एनर्जी बैंड, एस इक्वल टू 2 का एनर्जी बैंड। मैंने एस इक्वल टू 2 ऊपर क्यों रखा, क्योंकि इसमें एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू ये न्यूक्लियस के करीब है, कहीं जाने के लायक नहीं है, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, अपनी एनर्जी कम है, एनर्जी कम है तो मैंने नीचे रखा। इसके पास अपनी एनर्जी ही बहुत ज्यादा है, बिल्कुल तैयार है बाहर निकलने के लिए, तो मैंने इसको ऊपर रखा। अब देखिए 3 केसेस होते हैं, 3 केसेस होते हैं, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। 3 केसेस होते हैं जिसमें से आपके सिलेबस में 2 केसेस हैं, ठीक है। क्या इसका लेना देना भी मेरे पास नहीं है, अभी मुझे इसके साथ डील नहीं करना है, S1 की एनर्जी के साथ डील नहीं करना है, इसको मैं स्किप कर सकता हूं। S2 की एनर्जी पे आ जाइए, ये बनाया मैंने बेटा S2 की एनर्जी का गैप, S2 एनर्जी का गैप, ठीक है, इसको बोलता हूं मैं वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड बाहर लिख देते हैं। वैलेंस बैंड, ठीक है, वैलेंस बैंड मतलब ये वाला जो वैलेंस शेल था उसका जो एनर्जी का बैंड है, उसका जो एनर्जी का एक बैंड मैंने इमेजिन किया था उसको मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स 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 हैं। बेहतर है इसको अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं, ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा पुश मिल जाए तो ये इस बैंड से बाहर निकल जाएंगे, मतलब इस शेल से बाहर निकल जाएंगे। मैंने एनर्जी दी, फॉर एग्जांपल इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी मैंने, डेल्टा ई एनर्जी दी, डेल्टा एनर्जी दी तो ये फौरन इस शेल से बाहर निकल गया, इस शेल से बाहर निकल गया, लेकिन बाहर निकल के कहां जाएगा, बाहर निकल के कहां जाएगा, बाहर निकल के इसके पास अपनी कुछ एनर्जी होगी, काफी ज्यादा एनर्जी होगी, लेकिन एटम से तो अलग हो गया भाई, अब एटम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं, बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने के बाद भी इसके पास अपनी कुछ एनर्जी होगी, तो जो एनर्जी होगी उसको मैं क्या बोलूंगा, कंडक्शन बैंड, क्योंकि सिंस अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया तो मतलब ये क्या कर सकता है, अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक करंट की शक्ल में फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो जब ये यहां से उठ के यहां पहुंच गया, ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा डार्क करूंगा, ये यहां से उठ के यहां पहुंच गया, इसी तरीके से ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां पहुंच गया, ठीक है। तो ये कौन सा बैंड बन गया बेटा, अब कंडक्शन बैंड। क्यों, बताता हूं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके साथ अब इस शेल के साथ इनका कोई लेना देना नहीं, इस एटम के साथ जो नीचे एटम है कोई लेना देना नहीं। अब ये इस बैंड में फ्रीली मूव कर सकते हैं, आगे पीछे फ्रीली मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये अब इलेक्ट्रिक करंट बना सकते हैं, अगर मैं वोल्टेज दूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट करेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक करंट बनाएंगे, जो हमने पहले समझा हुआ था, जो अभी तक हमने कल तक समझा हुआ था, ठीक है। तो सिंस ये इलेक्ट्रिक करंट बना सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन कर सकते हैं। तो मेरे पास इस बैंड को हम क्या बोलेंगे बेटा, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। बात समझ आई, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स थे, इनको आप लिख सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कोई बात समझ आई। अब इसमें एक चीज समझने की है कि ये वाला बीच का जो गैप है, ये गैप कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब वैलेंस बैंड के ऊपर कंडक्शन बैंड, बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल वैलेंस बैंड खत्म हो रहा है तो कंडक्शन बैंड शुरू हो रहा है,
और कभी कभी तो ये कंडक्शन बैंड थोड़ा सा वैलेंस बैंड के अंदर भी चला जाता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है इन इलेक्ट्रॉन्स को बिल्कुल थोड़ी सी एनर्जी चाहिए कि ये यहां से उठ के इसमें चले जाएं, और जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिक करंट बना सकता है। इसका मतलब बस थोड़ी सी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ये दोनों बैंड्स एक दूसरे के ऊपर हैं, वो इस बैंड से निकल के इस बैंड में चला जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट बना सकता है। सिंस ये जो मटेरियल इस टाइप के एटम स्ट्रक्चर के साथ डील करेगा, जिसका इलेक्ट्रॉन्स का सिस्टम कुछ ऐसा रहेगा, ये मटेरियल कंडक्टर कहलाएगा। यही मटेरियल है जो कंडक्टर है, जो हमारे यहां, हमारे घरों में, ऑफिस में, हमारे सराउंडिंग्स में जो मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट एलो करते हैं, वो यही मटेरियल्स होते हैं जिनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। जैसे कॉपर की वायर हो गई, एल्यूमिनियम हो गया, मेटल जितने भी हैं वो सारे कंडक्टर्स हैं। तो वो यही प्रॉपर्टी, यही फिनोमेना जो है एग्जिबिट करते हैं, यही उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं। सही है? ठीक है भाई। तो अब हमने समझा कि एक मटेरियल कंडक्टर क्यों है, एक मटेरियल कंडक्टर क्यों है और कंडक्टर कैसे बना। वो कंडक्टर ऐसे बना कि भाई इन शॉर्ट उसके पास जो सबसे बैलेंस शेल है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी इतनी ज्यादा है कि थोड़ी सी एनर्जी निकल जाए, वो अपने बैंड में से निकल के कंडक्शन बैंड में चले जाएगा। और कंडक्शन बैंड की प्रॉपर्टी यह है कि जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं। इसका मतलब मैं थोड़ी सी वोल्टेज दूंगा तो उसमें एक करंट बननी शुरू हो जाएगी। तो यही प्रॉपर्टी है जो एक मटेरियल को कंडक्टर बनाती है। भाई सही है। अब हम देखेंगे फिर मटेरियल इंसुलेटर क्यों है, उनकी क्या प्रॉपर्टी है। कुछ मटेरियल इंसुलेटर भी तो है भाई, लकड़ी है, लकड़ी में से तो आप करंट पास नहीं करा सकते, तो वो इंसुलेटर क्यों है, उसमें से करंट पास क्यों नहीं करती, जबकि उसका भी एक आउटर मोस्ट शेल होगा। ठीक है, प्रॉब्लम यहां पे आती है जो उसका आउटर मोस्ट शेल होगा, जो उसका आउटर मोस्ट शेल होगा। आइए फिर से इसको ड्रॉ करते हैं, यहीं पे ड्रॉ करते हैं। अब ये कंडक्टर था, चलिए आप इंसुलेटर पे ड्रॉ करते हैं। ये वैलेंस बैंड है, ठीक है, ये वैलेंस बैंड आ गया, फिर से वैलेंस बैंड, ठीक है। अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ठीक। अब प्रॉब्लम देखो कहां पे आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी बेटा, जो इसका कंडक्शन बैंड है ना, वो कंडक्शन बैंड यहां पर होगा कहीं पर, ये इसका कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड, इसका कंडक्शन बैंड यहां पर होगा वैलेंस बैंड से काफी दूर। इसका मतलब इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास अगर अपनी एनर्जी हो भी, थोड़ी ज्यादा भी हो, अगर अपनी एनर्जी थोड़ी ज्यादा भी हो, उसको स्टिल कंडक्शन बैंड तक पहुंचने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। भाई ऑब्वियसली इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है इस इलेक्ट्रॉन ने, यहां से उछल के यहां पे चले जाना है, यहां से उछल के यहां पे चले जाना है, तो ये डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसको उसको उतनी एनर्जी उतनी ज्यादा चाहिए होगी। भाई भाई आपने गाड़ी जितनी लंबी चलानी है तो आपके पास पेट्रोल भी तो गाड़ी में उतना ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि 100 किलोमीटर चलना है और आपने पेट्रोल जो है वो आधा लीटर डला दिया। बात समझ आ रही है ना। तो जितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल करना है तो एनर्जी भी उस इलेक्ट्रॉन के पास उतनी होनी चाहिए। मान लो मैंने इतनी ही एनर्जी दी जितनी यहां पे थी, डेल्टा ही एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन यहां से निकला लेकिन यहां तक नहीं पहुंचा, यहां तक पहुंचा ही नहीं। ठीक है, कंडक्शन बैंड खाली रहा, कंडक्शन बैंड खाली रहा तो इसका मतलब इसमें जब कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस देके करूंगा क्या, जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो करंट तो होगी नहीं। कोई बात समझ आई। तो मैंने क्या देखा, इंसुलेटर्स का कंडक्शन बैंड बहुत ऊपर होता है एज कंपेयर टू वैलेंस बैंड के, इतना ऊपर कि हम इनको प्रॉपर एनर्जी दे ही नहीं सकते कि ये यहां से निकल के यहां चले जाए। दूसरी बात, कभी भी इलेक्ट्रॉन इस वाले एरिया में नहीं रह सकता, ये जो बीच वाला एरिया है, ये जो बीच वाला एरिया है, इस एरिया में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। इलेक्ट्रॉन या तो वैलेंस बैंड में होगा या तो कंडक्शन बैंड में होगा, या तो वैलेंस बैंड में होगा या तो कंडक्शन बैंड में होगा। इस बीच वाले पोर्शन में इलेक्ट्रॉन कभी नहीं रह सकता, इसलिए इस पोर्शन को कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन मतलब, फॉरबिडन मतलब मना किया हुआ,
यहां पे अलाउड नहीं है इलेक्ट्रॉन के लिए। फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये वाला पोर्शन जो है फॉरबिडन एनर्जी गैप, इलेक्ट्रॉन आप जो मर्जी करो, इलेक्ट्रॉन यहां पे रह ही नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन या तो यहां पे रहेगा या तो यहां पे रहेगा। साइंटिस्ट अभी तक नहीं बता सकते इलेक्ट्रॉन यहां पे क्यों नहीं रहेगा, डिफरेंट थ्योरीज है हमारे पास, प्रॉपर कोई सॉलिड रीजन नहीं है, लेकिन हमें इतना मालूम है इलेक्ट्रॉन या तो यहां पे एग्जिस्ट करेगा यहां पे, या तो फिर यहां पे एग्जिस्ट करेगा, बीच में इलेक्ट्रॉन के लिए कोई जगह नहीं है, तभी इस गैप को हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। इंसुलेटर्स के केस में यह गैप बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए इसको चाहे जितनी मर्जी एनर्जी दीजिए ये यहां से निकल ही नहीं पाता। तो जब निकल ही नहीं पाएगा तो यहां कहां से पहुंचेगा, राइट? क्योंकि इसके पास ये सिर्फ तब यहां से निकलेगा जब इस इलेक्ट्रॉन को मालूम है इतनी एनर्जी मेरे पास है कि मैं यहां पहुंच जाऊं। जब इस इलेक्ट्रॉन को मालूम है कि मेरे पास इतनी एनर्जी है कि मैं यहां पहुंच पाऊं, तभी वो यहां से निकलेगा, ठीक है? क्योंकि यहां पे तो बीच रास्ते में वो रुक नहीं सकता, ठीक है? तो इतनी एनर्जी हम दे नहीं सकते क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी है, ठीक है? तो ये बहुत ज्यादा एनर्जी है, इसलिए हमारे पास इंसुलेटर का कंडक्शन बैंड खाली होता है, इसलिए ये कंडक्ट नहीं कर सकते क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं कर सकती। प्लास्टिक, लकड़ी, कपड़ा, कागज वगैरह वगैरह ये सारे इंसुलेटर्स इसीलिए हैं क्योंकि उनका कंडक्शन बैंड उनके वैलेंस बैंड से बहुत दूर है। ये है आपका ऐसे, और इसको आप लिखेंगे, ये आपका सही है भाई। भाई स्क्रीनशॉट लो, या अगर आप साथ साथ में बना रहे थे तो जल्दी ड्रॉ करिए, हम आगे चलते हैं। भाई सही है, इसमें कोई डाउट? आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट वाली चीज है, ठीक है? चलिए, ये डायग्राम बस यही है, ये डायग्राम जो है, ठीक है ना भाई? ये डायग्राम हमारे पास यही है, देखिए कंडक्टर है, कंडक्टर का वैलेंस बैंड ये दिख गया आपको, ये वैलेंस बैंड है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे ही एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के फौरन कंडक्शन बैंड में चला गया, क्योंकि बीच में एनर्जी गैप नहीं है, बीच में एनर्जी गैप नहीं है, तो नहीं है तो सीधे वैलेंस से निकल के कंडक्शन बैंड में, और जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। ये वाला देखिए वैलेंस बैंड है, ये सेमीकंडक्टर, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसके और कंडक्शन बैंड के बीच में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, इतना कि बस कुछ एनर्जी देने पे यहां से निकल के यहां पे जा सकते हैं, लेकिन थोड़ी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। सेमीकंडक्टर्स ये आपके सिलेबस में नहीं है। इंसुलेटर, इतना ज्यादा गैप है, इतना ज्यादा गैप है कि चाहे जितनी मर्जी एनर्जी दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल ही नहीं सकता, ठीक है? तो ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, तो ये आपका इंसुलेटर हो गया, ये आपका कंडक्टर हो गया। अब मेरे पास क्या है, नॉर्मली मेरे पास कितना गैप होता है, ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से स्टार्ट होता है, या आप लिखिए ऐसा, ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, मतलब ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है भैया, ठीक है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे ज्यादा ही जो है आपके पास एनर्जी गैप होगा इंसुलेटर्स का, ठीक है? कंडक्टर्स का तो इसमें तो कोई एनर्जी गैप ही नहीं है, तो इसका कोई सीन है ही नहीं भाई, सही है, ठीक है? तो उसी के बेसिस पे अब हम कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को डिफाइन करते हैं। कंडक्टर सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट दैट अलोज इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट। भाई ये डेफिनेशन तो मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता सकता था, ठीक है? लेकिन अगर आपको स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आ गए पेपर में और बोला कि क्या रीजन है कि ये अलो करता है करंट इलेक्ट्रिसिटी को, पता होना चाहिए था, ठीक है? तो इंसुलेटर्स सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट नहीं करता है, वो हमने डिटेल में देख लिया, ठीक है भाई? ठीक। और सेमीकंडक्टर्स क्या है, अ सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट विद कंडक्टिव प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ ए कंडक्टर एंड इंसुलेटर। मतलब एनर्जी गैप जो है वो कंडक्टर से थोड़ा ज्यादा है लेकिन इंसुलेटर से कम है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने इंक्लूड किया हुआ है रेफरेंस के लिए, ठीक है? कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, ठीक है भाई, सही है। चलिए आज के लास्ट टॉपिक पे आइए, ओम्स लॉ। स्टेटमेंट पढ़िए,
कह रहा है कि करंट थ्रू ए कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस दोज पॉइंट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। देखिए, कोई कंडक्टर है, वायर का पीस है या कुछ भी, उसे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस दिया, मतलब कि बैटरी के अक्रॉस लगाया, मतलब कि वोल्टेज दी, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो करंट ऐसे फ्लो करेगी आई, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो करेगी आई, करंट ऐसे फ्लो करेगी आई, और करंट ऐसे फ्लो करेगी आई। ठीक है, मैंने आपको समझाया है फर्स्ट लेक्चर में कि करंट ऐसे क्यों फ्लो करेगी, कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, हमने सारा डिस्कस किया हुआ बेटा, राइट। तो करंट ऐसे करके ऐसे फ्लो करेगी, ठीक है। ये है वोल्टेज इस बैटरी की, ठीक है, ऐसे वी रख दो, हाँ, वोल्टेज इस बैटरी की, ठीक है। तो क्या होगा, वोल्टेज किसके बराबर, वोल्टेज बोलता है कि करंट थ्रू कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, ठीक है, अक्रॉस दोस पॉइंट्स। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। कुछ स्टेटमेंट तो दी गई है कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन ज्यादा बेटर आपके लिए यही है कि वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के, ठीक है भाई, बात समझ आई। अगर इसके अकॉर्डिंग चलना है तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ये भी कह सकते हो भाई, आपको दोनों इक्वेशंस मिलेंगी। ज्यादा करेक्ट ये है, ज्यादा करेक्ट ये है, टेक्निकली ज्यादा करेक्ट ये है, अदरवाइज आपको ये भी मिलेगी, ये भी मिलेगी, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो जब मैंने क्या किया, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, ठीक है, तो जब इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा के मैं इक्वलिटी का साइन लूंगा, तो मुझे एक, सॉरी, जब मैं प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊंगा और इक्वलिटी का साइन लाऊंगा, तो मुझे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लाना पड़ेगा। छोटा सा मैथ्स का कंसेप्ट है, सबको मालूम होगा कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लाते हैं। इस केस में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या है, आर, जो कि है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसकी, इसकी, इसकी रेजिस्टेंस, ठीक है ना, कंडक्टर की रेजिस्टेंस, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आर है या V इज इक्वल टू आई आर, ये आपका ओम्स लॉ है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जैसे जैसे मैं करंट को बढ़ाऊंगा वोल्टेज भी बढ़ती जाएगी, या जैसे जैसे मैं वोल्टेज को बढ़ाऊंगा करंट भी बढ़ती जाएगी। भाई मैं वोल्टेज को बढ़ाऊंगा, 5 वोल्ट करूंगा तो करंट बढ़ जाएगी, 10 वोल्ट करूंगा तो करंट बढ़ जाएगी, 20 वोल्ट करूंगा तो करंट बढ़ जाएगी, फिर अगेन वोल्टेज को कम करूंगा तो करंट कम हो जाएगी, वोल्टेज को अगर मैं कम करूंगा तो करंट कम हो जाएगी। यही मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, एक चीज बढ़ाने पे दूसरी चीज बढ़े और एक चीज कम करने पे दूसरी चीज कम हो। तो V इज इक्वल टू आई आर, ये सही है भाई। अब देखो, जब दोनों कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में हो, तो आपको पता है कि जो मेरे पास बीच में कांस्टेंट आ जाए, जो बीच में कांस्टेंट आ जाए, उसका जो है पाथ क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो अगर मैं V को x एक्सिस पे ले लूं, I को y एक्सिस पे ले लूं, तो बीच की जो मेरे पास इक्वेशन बनेगी, जो कांस्टेंट की इक्वेशन बनेगी या जो लाइन बनेगी, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो रेजिस्टेंस का ग्राफ क्या होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा और ओरिजिन से स्टार्ट होगा। तो ये कंडक्टर, ओमिक डिवाइसेस मतलब कंडक्टर्स, ठीक है, ये ओमिक डिवाइसेस मतलब नॉर्मल कंडक्टर्स, उनका V इज इक्वल टू आई आर ग्राफ हमेशा ऐसा दिखेगा, आपको हमेशा ऐसा दिखेगा, वोल्टेज एक्स एक्सिस पे, करंट वाई एक्सिस पे, और रेजिस्टेंस वो ऐसे कांस्टेंट, ठीक है। अगर तो ऐसा नहीं हुआ, आर आपको स्ट्रेट लाइन नहीं दिखी, बेंड होती हुई दिख रही है, या इधर जा रही है या इधर जा रही है, तो ये नॉन ओमिक डिवाइसेस हो गए। कंडक्टर्स तो होंगे लेकिन प्रॉपर एक्चुअल कंडक्टर्स नहीं होंगे, ठीक है। तो फिर क्या होंगे, सेमीकंडक्टर्स होंगे, ठीक है। तो वो कंडक्टर्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, कैसे सेटिस्फाई करें, इस ग्राफ की शक्ल में आर स्ट्रेट लाइन हो, उनको ओमिक कंडक्टर्स या ओमिक डिवाइसेस कहते हैं। और उस टाइप के कंडक्टर्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करें, ना करें मतलब आर स्ट्रेट लाइन में नहीं हो, आर थोड़ा डिफरेंट टाइप में हो, उसमें हो, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो नॉन ओमिक कंडक्टर्स कहलाए जाएंगे, ठीक है भाई। देखना, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। V इज इक्वल टू आई आर, एक फॉर्मूला, यहां से I इज इक्वल टू वी बाई आर भी निकल सकता है, ठीक है।
R इज इक्वल टू V बाई आई भी निकल सकता है। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। I को ऐसे ही रखा, R को मैंने इसके नीचे ले लिया, तो फिर मैंने R को ऐसे रखा, I को V के नीचे ले लिया। ठीक है, देखना कल मैंने आपको बताया था पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू V इंटू आई, बताया था पावर का फॉर्मूला होता है, भाई मुझे तो याद है बताया था। ये देखो यहाँ पे कहीं बताया होगा, ये देखिए पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी आई बताया था, ठीक है ना। तो जब पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी आई मैंने बताया आपको, अब V इज इक्वल टू आई आर है, V की जगह मैं आई आर डाल दूं, V की जगह आई आर डालूंगा तो पावर हो जाएगा आई आर इंटू आई। ठीक है, तो पावर हो जाएगा, V की जगह आई आर डाल दिया, आई ऐसे आ गया, आई स्क्वायर इंटू आर, ये पावर का एक फॉर्मूला बन गया। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, ये पावर का एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब देखना V इज इक्वल टू आई आर है, ठीक है, I किसके बराबर है, V बाई आर के, I इज इक्वल टू V बाई आर। यहीं पे मैं अगर I की वैल्यू डालूं, एक फॉर्मूला तो ये बन जाएगा और एक फॉर्मूला क्या बनेगा, I की वैल्यू क्या डाल दूं भाई, I की वैल्यू V बाई आर डाल दूं यहां पे, तो P इज इक्वल टू V, I की वैल्यू डाल दी मैंने V बाई आर इंटू V बाई आर, तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर, ये पावर का दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, ये पावर एक फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला। क्वेश्चन किसी भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पूछ सकता है, वोल्टेज दी होगी, रेजिस्टेंस दी होगी, बोलोगा पावर निकालो। ठीक है, न्यूमेरिकल्स हम इसके देखेंगे। ठीक है भाई, सही है। रब कर दूं? चलिए, ठीक है, आज के लिए फिर हम इतना ही रख लेते हैं। फाइन, ओके। तो ये हमारा कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स का एक इन डेप्थ एनालिसिस था। हम इसके कल जो है न्यूमेरिकल्स देखेंगे इन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पे, और पीछे हमने जूल्स लॉ किया था वो फॉर्मूले को भी इंक्लूड करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक, कुछ जेके एसएसबी के लेवल के न्यूमेरिकल्स, राइट, वहां पे तक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, बट हम थोड़ा सा लेवल अपना ऊपर रखेंगे क्योंकि हमें मालूम है भाई जेके एसएसबी इस टाइम पे बुखलाया हुआ है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, जेके एसएसबी है तो कुछ भी कर सकता है। तो टुमारो विल कंटिन्यू विद द न्यूमेरिकल्स एंड विद आवर न्यू टॉपिक, जो कि कल ही अनवील होगा, और उसके बाद हमारा ये जो है टेक्निकल सिलेबस आगे चलता जाएगा। अगेन कुछ वीडियोस YouTube पे आएंगी आपको बताने के लिए, और कुछ वीडियोस जो होंगी हमारे पास YouTube के बाद सिर्फ और सिर्फ स्टडी नॉर्म्स ऐप में मिलेंगी, और सारी की सारी वीडियोस, पूरे का पूरा कोर्स आपको स्टडी नॉर्म्स की ऐप पे मिल जाएगा। तो इफ यू आर सेटिस्फाइड विद दिस कंटेंट, go in the app, browse for your respective course, purchase that course, and you will find in depth and with all the proper guidance regarding this technical syllabus, इसके नोट्स, इसके वीडियो लेक्चर्स, और वन स्टॉप शॉप होगी आपके लिए कांस्टेबल के टेक्निकल सिलेबस के लिए। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एट ऑल, दैट्स आवर कंसर्न, दैट्स नॉट योर कंसर्न। So thanks a lot, see you tomorrow.